हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। फॉर्मूला फटाफट सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 11th की चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एंड आई होप कि इससे पहले आप इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो और साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला वीडियो तो देख ही चुके होंगे। तो जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन लेकर हो जाइए रेडी, क्योंकि आज हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है यानी कि डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये डिफाइन कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो यहाँ पर क्या क्या ये टर्म्स, क्या क्या ये क्वांटिटीज डिनोट कर रहे हैं, वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। डेल्टा Q के थ्रू हम लोग बताते हैं हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग्स। डेल्टा W के थ्रू हम लोग क्या बताते हैं, तो वर्क डन बताते हैं बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। और डेल्टा U क्या डिनोट करता है, तो ये डिनोट कर रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी को। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास में कोई भी दो क्वांटिटीज की न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और आपको इनमें से तीसरी क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पास में डेल्टा Q, डेल्टा U की वैल्यू पता है, आपको वर्क डन बताना है, तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपके पास में डेल्टा W, डेल्टा Q की वैल्यू है, तो आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता पाएंगे और ऐसे ही आप डेल्टा Q की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे अगर आपके पास में डेल्टा U और डेल्टा W की न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो है ना, सिंपल सा है, इजी सा है। अब देखिए जो नेक्स्ट तीन फॉर्मूले हमारे पास में, ये हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले S इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, यानी कि हम हीट कैपेसिटी को इसके थ्रू डिनोट करते हैं कैपिटल S के थ्रू। डेल्टा Q तो यहां पर हमको मालूम ही है, जो हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस, और जो डेल्टा T है वो क्या शो कर रहा है, तो वो दिखा रहा है टेम्परेचर डिफरेंस को। तो जनरली क्या होता है, क्वेश्चंस में हम लोगों को ये स्मॉल s यानी कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी वैल्यू चाहिए होती है, और वहां पर हमको डेल्टा Q और डेल्टा T की वैल्यू पता हो, मान लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे पास में अगर M की वैल्यू है, मास ऑफ द सब्सटेंस है, तो हम लोग S अपॉन M के थ्रू ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी सब्सटेंस के लिए वहां पर कैलकुलेट कर पाएंगे। या फिर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला है 1 अपॉन M डेल्टा Q बाय डेल्टा T के थ्रू भी हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये बाकी की क्वांटिटीज की वैल्यू डायरेक्टली उस क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर कैपिटल S के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो ये डिनोट हम लोग कर रहे हैं हीट कैपेसिटी को। अगर हमारे पास में डेल्टा Q, डेल्टा T की वैल्यूज हैं, या फिर अगर टेम्परेचर दिए गए हैं T1, T2 हमारे पास में इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर हैं, तो हम चेंज इन टेम्परेचर या फिर जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे, और यहाँ पर हीट कैपेसिटी क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। वैसे ही यहाँ पर स्मॉल s के थ्रू हम लोग क्या बता रहे हैं, तो ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, हम लोग जो कैपिटल S का यूज कर रहे हैं वो किसके लिए है, वो है हीट कैपेसिटी के लिए, और स्मॉल s का जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो किसके लिए है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए है, जो कि इक्वल टू होता है कैपिटल S यानी कि हीट कैपेसिटी अपॉन M यानी कि मास ऑफ द सब्सटेंस। तो मैं यहां पर लिख देती हूं मास डायरेक्टली, या फिर S इक्वल्स टू यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू होता है 1 अपॉन M डेल्टा Q बाय डेल्टा T। तो आप कुछ भी इसमें से यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि आपको कौन कौन सी क्वांटिटीज की न्यूमेरिकल वैल्यूज पता है। नेक्स्ट आपके पास में है मोलर स्पेसिफिक हीट, या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आप बोल सकते हैं। तो C के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, हम लोग डिनोट कर रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। साथ ही साथ कैपिटल S यहां पर हम लोगों को मालूम ही है क्या होता है, तो हम लोग हीट कैपेसिटी को इसके थ्रू दिखाते हैं, जो कि हम लोगों ने S इक्वल्स टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T की फॉर्म में यहां पर देखा था। और यहां पर हम लोग मास ऑफ द सब्सटेंस की बजाय जो म्यू है उसका यूज कर रहे हैं, और जो ये म्यू है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये बता रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स।
तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए अगर आपके पास में S की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू है, तो आप S अपॉन म्यू के थ्रू जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास में डेल्टा Q, डेल्टा T और म्यू की वैल्यू है तब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं C इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू डेल्टा Q बाई डेल्टा T। तो यहाँ पर एक चीज बस ध्यान में रखने वाली ये है कि जब हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात आएगी तो वहां पर हमको जो ये है मास है सब्सटेंस का वो रखना होगा 1 अपॉन m डेल्टा Q बाई डेल्टा T, और जहां पर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात आएगी यानी कि C हमको कैलकुलेट करना होगा, वहां पर हम m की जगह पर क्या रख देंगे, म्यू रख देंगे, और बाकी का बाकी जो फॉर्मूला है वो तो सेम टू सेम ही है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। सो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। तो किसी भी आइडियल गैस के केस में, तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूं कि ये हम लोग बात कर रहे हैं आइडियल गैस के लिए, और यहां पर जो Cp और Cv हमको नजर आ रहा है वो क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है फॉर एन आइडियल गैस वो होता है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। तो किसी क्वेश्चन में आपके पास में ये हो सकता है कि आपको किसी आइडियल गैस के केस में आपको Cp की वैल्यू यानी कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर वो कैलकुलेट करनी हो। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन ही होती है। Cv की वैल्यू यानी कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो आपके पास में हो, तो आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं और Cp की वैल्यू वहां पर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं जो जो टर्म्स हैं वो क्या क्या डिनोट कर रहे हैं। तो R के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को। Cp एंड Cv यहां पर क्या है, तो ये है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में है Q इक्वल्स टू W इक्वल्स टू म्यू RT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। तो यहां पर हमने Q यानी कि हीट जिसके थ्रू हम लोग शो करते हैं यानी कि हीट एब्जॉर्ब्ड, अब ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, और वर्क डन दोनों को हमने इक्वल दिखाया है। तो ये कौन से केस में हो रहा होगा, चैप्टर तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस की। तो अगर किसी आइडियल गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है फ्रॉम V1 टू V2, तो तब वहां पर जो हीट एब्जॉर्ब्ड है बाय द गैस वो इक्वल टू होगी किसके, जितना भी वर्क डन होगा उसके, और वहां पर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाला होगा, कौन सा, RT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूला है, यहां पर भी हमको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज दिख रही हैं जो कि एक रेशियो बना रही हैं, और वो रेशियो जो शो हो रहा है वो एक कांस्टेंट गामा के थ्रू शो हो रहा है। तो ये कौन से केस में होगा, तो ये जो हमने केस लिया है ये है एडियाबेटिक चेंज के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये Cp और Cv का जो रेशियो होता है वो इक्वल टू गामा की होता है, और ये इनका रिलेशन होता है किसी एडियाबेटिक चेंज के लिए। तो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो या फिर करने की जरूरत हो, फिर फर्दर कुछ और आपको कैलकुलेट करना हो, वहां पर आपको Cp की वैल्यू, Cv की वैल्यू यानी कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम वो दी गई हो, तो आप लोग ये जो रेशियो है यानी कि गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका फर्दर आगे यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहीं पर एडियाबेटिक चेंज के लिए अगर हम बात करें वर्क डन की, तो W इक्वल्स टू होता है म्यू R T1 माइनस T2। तो हम लोग जो ये चेंज ले रहे हैं वो कहां से कहां तक ले रहे हैं, P1 V1 T1 से लेकर P2 V2 T2 तक, ठीक है। तो इस चेंज में म्यू R T1 माइनस T2 अपॉन हमारे पास में होता है गामा माइनस 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में बन सकता है एग्जाम्स में, जैसे कि आपको किसी एडियाबेटिक चेंज के लिए कहीं पर W यानी कि वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब गामा की वैल्यू वहां पर आपको चाहिए होगी, क्वेश्चन में आपको Cp एंड Cv की वैल्यूज गिवन होंगी, तो आप गामा की वैल्यू इस वाले रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे, यहां पर गामा की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी की सारी जो वैल्यूज हैं वो आपको गिवन होंगी। जैसे कि जो म्यू है, तो म्यू यहां पर क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इन मोल्स। टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिया होगा या फिर T1 T2 की वैल्यूज आपके पास में होंगी। R यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही है, आप सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे और उस एडियाबेटिक चेंज में कितना वर्क डन हुआ है ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं देन इस वाले फॉर्मूले के थ्रू। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। सो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए।
तो हीट इंजन की एफिशिएंसी ईटा इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q1, या फिर जो हीट इंजन की एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसके लिए हम ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टर्म्स क्या क्या डिनोट कर रहे हैं ईटा के थ्रू, तो हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, एफिशिएंसी डिनोट कर रहे हैं किसकी, हीट इंजन की। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे डायरेक्टली किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने को आए, वहां पर आपके पास में जो वर्क आउटपुट है इन वन साइकिल यानी कि W की वैल्यू गिवन हो, Q1 की वैल्यू गिवन हो, Q1 क्या है यहाँ पर जितनी भी हीट एब्जॉर्ब की है फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, या फिर अगर Q1 और Q2 की वैल्यू है तो Q2 यहाँ पर क्या है, तो Q2 इज द हीट रिलीज टू द सिंक। तो इनमें से अगर तीनों में से कोई भी वैल्यूज आपके पास में है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप इनमें से दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो और उस हीट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करके बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी रेफ्रिजरेटर के लिए अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज में एग्जांपल्स में कर चुके हो, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, अल्फा इक्वल्स टू Q2 अपॉन W या फिर Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम ये वाला यूज करते हैं अल्फा इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहां पर ये टर्म्स क्या क्या डिनोट कर रहे हैं, W के थ्रू तो हमको पता ही है हम क्या बताते हैं, तो W से हम बताते हैं वर्क डन। Q2 यहाँ पर जितना भी सिस्टम ने एक्सट्रैक्ट किया है हीट को फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर, और जो Q1 है वो क्या है, वो जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज की है टू द हॉट रिजर्वायर उसको डिनोट कर रहा है। तो अगर आपके पास में W की वैल्यू, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू या फिर T1 T2 इन दोनों की वैल्यू है टेम्परेचर्स में, तो आप कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसका, रेफ्रिजरेटर का। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लिया किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो टेम्परेचर है जिसमें ईटेबल्स या फिर कोई फ्रूट्स या फिर फूड वगैरह रखा जा रहा है, तो T1 की वैल्यू मान लिया आपको दे दी है 8 डिग्री सेल्सियस। अब आपको इसको कन्वर्ट किस में करना होगा, केल्विन में। तो आप क्या करेंगे, 8 + 273 इतना केल्विन। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 + 3 हो गया 11, 7 + 1 8, 281 केल्विन। वैसे ही T2 की वैल्यू यानी कि आपको रूम टेम्परेचर मान लिया दिया गया है 40 डिग्री सेल्सियस, इसको भी आप लोग जल्दी से कन्वर्ट कर लीजिए केल्विन में। तो हो जाएगा 40 + 273 इतना केल्विन, और ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, तो ये हो गया 3, ये हो गया 7 + 4 11, 2 + 1 3, तो 313 केल्विन आ गया, ठीक है। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसके लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए। ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपके पास में कौन सा फॉर्मूला अब आप यूज करोगे, ये वाला करोगे, T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ पर T1 अपॉन T2 माइनस T1। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए, T1 की वैल्यू है 281 केल्विन अपॉन T2 की वैल्यू है 313 केल्विन माइनस T1 की वैल्यू है 281 केल्विन। तो आपके पास में जो अप्रोक्सीमेटली कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ जाएगा इस वाले केस में, जो हमने मानी है कुछ वैल्यूज, वहां पर अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 8.78। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आपको कौन कौन सी क्वांटिटीज, कौन कौन से टर्म्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है, इनमें से किसी भी फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो आप रेफ्रिजरेटर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना, सिंपल सा है। आप देखिए लास्ट जो यहाँ पर हमको फॉर्मूला नजर आ रहा है वो है ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, और ये किसके लिए है, तो ये है कार्नोट इंजन के लिए। कार्नोट इंजन क्या होता है, एक रिवर्सिबल इंजन होता है जो कि दो टेम्परेचर्स T1 और T2 के बीच में ऑपरेट करता है। तो वही ये टेम्परेचर्स हैं T1 एंड T2। सो सोर्स के लिए हम लोग मान लेते हैं T1 और सिंक के लिए हम लोग मान लेते हैं T2, ठीक है। और इस तरीके से जो ईटा है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर एफिशिएंसी हो जाएगी इस कार्नोट इंजन के लिए। सो ईटा यहाँ पर क्या शो कर रहा है, एफिशिएंसी शो कर रहा है कार्नोट इंजन के लिए। तो आपको दोनों ही टेम्परेचर्स अगर गिवन होंगे फॉर सोर्स, फॉर सिंक, T1 एंड T2 की वैल्यूज, तो इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 के थ्रू। तो चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले। सो अब लास्ट कुछ बातें जो कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको मालूम होनी चाहिए, और ये काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में जो हीट है वो उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू 0 से ज्यादा आ जाए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो तब आप क्या बोलेंगे, तब आप ये बोलेंगे कि जो सिस्टम है उसमें हीट क्या हुई है, ऐड हुई है।
अगर वहां पर जो हीट है यानी कि Q की वैल्यू हमारे पास में 0 से कम आ जाए, अब 0 से कम का क्या मतलब है, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो इसका ये मतलब है कि जो हीट है वो उस सिस्टम से क्या हो गई है, रिमूव हुई है। वैसे ही अगर वर्क डन की वैल्यू 0 से ज्यादा आती है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास में आती है, तो इसका ये मतलब है कि जो वर्क डन है वो सिस्टम के द्वारा हुआ है, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर जो वर्क डन है यानी कि W उसकी वैल्यू 0 से कम आती है यानी कि नेगेटिव वैल्यू आती है, तो इसका ये मतलब है कि जो वर्क डन है वो ऑन द सिस्टम है, यानी कि सिस्टम पर हुआ है वर्क। ठीक है, तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है कि Q की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, वर्क डन यानी कि W की वैल्यू कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगी। सो आई होप कि आज आप लोगों ने अपने चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे और आप इनका यूज करेंगे बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे या फिर रिवाइज करेंगे अपने कुछ और चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही है कि लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।